नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड एक ऐसे खूनी दरिंदे की है जिसने चेन्नई की सड़कों पर ऐसा खौफ फैलाया कि महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरने लगी। गौरी शंकर, एक नाम जो आज भी डर पैदा करता है। उसने पहले शराब बेची, फिर जिस्म फरोशी का धंधा किया और फिर बन गया वह एक वहशी कातिल। वो सिर्फ हत्या नहीं करता था बल्कि अपने शिकार के साथ वहशियाना हरकतें करता था। लड़कियों के साथ बलात्कार करता और फिर उन्हें जलाकर समंदर में फेंक देता। उसकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लाशों को तो उसने दीवारों में चुनवा दिया था ताकि कोई सबूत ना बचे। गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर का नाम जब सामने आया तो पूरा देश शिहर उठा। आखिर कौन था ये इंसान? कैसे बना एक मामूली इंसान इतना बड़ा दरिंदा? और कैसे उसकी खूनी कहानियों का अंत हुआ? जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी को सिर्फ हमारे इस क्राइम तो होना ही था के पॉडकास्ट में। गौरी शंकर का जन्म 27 अप्रैल 1955 को तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। बचपन से ही उसे फिल्मों, पेंटिंग और डांस का बेहद शौक था। फिल्मों के प्रति उसका जुनून इतना गहरा था कि वह सपना देखता था कि वह एक दिन मद्रास जाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेगा। गौरी शंकर में पेंटिंग का हुनर था और इसी कला के सहारे वह अपना भविष्य संवारना चाहता था। रोजगार की तलाश में जब वह मद्रास पहुंचा तो उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। शहर में उसने पेरियर नगर में पेंटिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम जमने लगा, उसकी पहचान बनने लगी और उसने वही अपना घर बसा लिया। कुछ ही वर्षों में उसकी जिंदगी में स्थिरता आ गई। उसने शादी कर ली और 4 बच्चों का पिता बन गया। लेकिन फिर एक दिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उसकी पत्नी की अचानक मौत हो गई। ये घटना उसके लिए एक गहरा आघात थी और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक अंधेरे रास्ते की ओर मोड़ ले लिया। फिर गौरी शंकर साइकिल रिक्शा चलाया करता था, लेकिन वक्त के साथ उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। यही वह दौर था जब तमिलनाडु सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के चलते अवैध शराब का कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा और इसी काले धंधे ने कई अपराधियों को जन्म दिया। गौरी शंकर भी उन्हीं में से एक था। उसने इस मौके को एक सुनहरा अवसर समझा और शराब की तस्करी में उतर गया। वह गैर कानूनी तरीके से शराब को अपनी ऑटो रिक्शा में छिपाकर तमिलनाडु लाने लगा। इस दौरान उसने पुलिस के कई अफसरों से जान पहचान बना ली, जिससे उसका काम और भी आसान हो गया। धीरे धीरे उसका दबदबा और बढ़ने लगा और गौरी शंकर अब ऑटो शंकर के नाम से मशहूर हो गया। शंकर ने अपने अवैध कारोबार को और मजबूत करने के लिए एक गिरोह बनाया, जिसमें उसकी मदद उसके छोटे भाई मोहन, साला एडलिन और दोस्त शिवाजी के अलावा जयवेलू, राजा रमन, रवि, पलानी और परम शिवम जैसे 5 और साथी थे, जो तमिलनाडु में शराब की तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाने लगा। समय के साथ उसकी ताकत और पहुंच इतनी बढ़ गई कि वह पूरे तमिलनाडु में कुख्यात हो गया। कुछ समय बाद तमिलनाडु की सरकार ने शराब पर लगी पाबंदी हटा ली, लेकिन तब तक गौरी शंकर की पहचान बदल चुकी थी। अब वह ऑटो शंकर बन चुका था, एक ऐसा नाम जो जल्द ही अपराध और खून खराबे का सौदागर बनने वाला था। शंकर ने जल्द ही समझ लिया कि जिस्म फरोशी का धंधा न केवल बेहद फायदेमंद है, बल्कि इसमें जोखिम भी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी राजनीतिक संरक्षण। नेता, पुलिस और प्रभावशाली लोग इस गंदे खेल के पीछे खड़े थे, जो कानून को अपनी मर्जी से मोड़ सकते थे। धीरे धीरे ऑटो शंकर का नेटवर्क सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस और नेताओं तक भी उसकी सीधी पहुंच बन गई। अब वह सिर्फ शराब तस्कर नहीं रहा, बल्कि मानव तस्करी और जिस्म फरोशी के गहरे दलदल में उतर चुका था।
शंकर औरतों को खरीदता, बेचता और उनकी जिंदगी को नर्क बना देता। उसके लिए ये महिलाएं सिर्फ एक सौदा थीं, जिनसे वह अपनी ताकत और दौलत बढ़ा सकता था। जैसे जैसे उसकी सत्ता बढ़ी, वैसे वैसे उसकी वहशियत भी बढ़ती गई। वह नशे में चूर था, सत्ता के नशे में, पैसे के नशे में और अपने अंधे अंधकार के नशे में। अब शंकर के लिए हर विरोधी खतरा बन चुका था। अगर कोई उसकी हुकूमत के खिलाफ जाता तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होती। उसने अपने गिरोह को इतना मजबूत बना लिया था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। 1980 के दशक की शुरुआत में एक घटना घटी, जिसमें उसके विपक्षी गैंगस्टर बाबू की हत्या कर दी गई और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया। इस घटना के बाद शंकर ने प्रोस्टिट्यूशन के कारोबार पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। शंकर और उसकी गैंग ने अपने विपक्षी को ख़त्म करने के लिए दो तरीके अपनाए। या तो पुलिस के जरिए उन्हें झूठे मामलों में फंसा कर रास्ते से हटा देना, या फिर सीधे उनकी हत्या कर देना। इस घटना के बाद शंकर ने अपनी पूरा ध्यान जिस फरोशी और मानव तस्करी पर लगा दिया। अब वह सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि तमिलनाडु के सबसे खतरनाक माफियों में से एक बन चुका था। लेकिन हर अपराध की एक उम्र होती है और जल्द ही ऑटो शंकर के आतंक का अंत भी करीब आने वाला था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक, लेकिन कहानी अभी अधूरी है। इसके आगे क्या होता है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा ऑटो शंकर के साथ, जिसने उसके पूरे अपराध जगत की नींव हिला दी? और अब कहाँ है ऑटो शंकर और उसका गिरोह? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था। अगले एपिसोड में हम इस रोमांच सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं कौशिक आपसे अलविदा चाहूँगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें फॉलो करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।